जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ऐसे में जिला पंचायत चुनाव को लेकर सहारनपुर जनपद में भी सरगर्मियां तेज हैं। जिला पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़कर अपनी चुनावी तैयारियां और अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। वार्ड नंबर 21 सहारनपुर जिला पंचायत का वार्ड नंबर 21, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं, वहां से बहुजन समाज पार्टी के टिकट के लिए किसान नेता चौधरी मांगेराम गुर्जर जी हैं सलारपुरा गांव से। इन्होंने दावेदारी ठोकी है और आप देख सकते हैं आसपास के क्षेत्रों में या इस वार्ड से जुड़े गांव में उनके पोस्टर भी लग गए हैं। तो मांगेराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो नई चुनावी राजनीतिक पारी की शुरुआत इन्होंने की है, क्योंकि अभी तक इनकी जो पहचान रही है वो एक किसान नेता के रूप में रही है, लेकिन इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो किस तरह का जन समर्थन और बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुनी गई, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। मांगेराम सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब कुमार जी, और धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का जी। चौधरी साहब, जिला पंचायत चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं, तो चौधरी साहब आपने भी एक किसान नेता से चुनावी राजनीति में उतरने का मन बना लिया है? जी देखिए परवेज भाई, कि अगर हम क्षेत्र के हालातों के ऊपर लगातार चर्चा करें जी, तो कई सारी निगेटिविटी क्षेत्र में फैल रही है। एक तो आप देखेंगे कि क्षेत्र में कुछ लोग सुलगाने का काम कर रहे हैं और वो बेलगाम होकर के इस किस्म की एक्टिविटी फील्ड में चला रहे हैं, जिससे जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। अगर मुल्क के हालात देखे जाएं तो मुल्क के हालात हमारे सामान्य नहीं है। जो व्यक्ति सिर से पैर तक कर्ज में डूब जाता है और वो इतने स्टैंडर्ड में चलता है कि सब कुछ बेच बाच के वो गाड़ी में चलेगा, स्टैंडर्ड में चलेगा, और उसकी तरफ मुल्क का ध्यान ना होकर के जो परिवार के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उस परिवार का विनाश तय है। उस स्थिति में हमारा मुल्क चला गया है। नई परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद लगातार संघ की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। चाहे संभल जिला रहा हो या सहारनपुर जिला रहा हो, कुछ ब्राह्मणवादी संगठन इस राज्य ने भी सुलगाने का काम कर रही हैं। लगातार ऐसी एक्टिविटी हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फैला रही हैं। तो उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए, उन लोगों का जवाब देने के लिए मजबूत लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, ताकि ये जो विध्वंसक लोग हैं ये समाज ने तोड़ना दे, समाज के ताने बाने को तोड़ना दे, इस गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ना दे। उसके लिए हमारे जैसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। अगर हमें इस तरह की एक्टिविटी हमारे समाज से बंद नहीं की गई तो एक दिन समाज बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से। आपने कहा कि संभल के बाद सहारनपुर प्रयोगशाला के रूप में स्थापित हो रहा है। आपका मानना है कि सहारनपुर में भी कोई इस तरह की घटना घट सकती है? देखो, ये तो प्रशासन की सूझबूझ है कि समय पे एक्शन लेकर के बहुत सारी घटनाओं को दबा दिया गया, अन्यथा ये घटनाएं इतना बड़ा रूप ले लेती कि ये सब का सब मामला बेकाबू हो जाता। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो कप्तान साहब हैं उनका भी और सीओ नकुड़ का भी, जिन्होंने तत्परता से ये मामला दबा दिया गया। लेकिन निश्चित रूप से मैं एक बार फिर कहूंगा कि पुलिस ने भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कुछ निर्दोष लोगों को फंसाया। मैं फिर अपील करूंगा कि आप निष्पक्ष तरीके से जांच करें, और जिन लोगों ने किसी भी धर्म स्थल पर अटैक किया, दो बार से जांच करके उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करे। वो लोग जाति धर्म ना देख करके तुरंत इन विषयों को पुनः विरोध। मैं सम्मान सहित निवेदन करता हूं अपने प्रशासन से कि आप निष्पक्ष होकर के जांच करें और दोषी व्यक्ति को जेल पहुंचाने का काम करें। हम उनके साथ में रहेंगे। अच्छा चौधरी साहब, अब वार्ड नंबर 21 को लेकर चर्चा कर लेते हैं। आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है? जी, हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। उसका एक विषय भी है, क्योंकि हम किसान नेता रहे और पिछले लंबे समय से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अब अगर
सभी सरकारों की नीतियों की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 40 रुपए क्विंटल तक गन्ना बढ़ाया, और एक बार नहीं, दो बार 40-40 रुपए क्विंटल गन्ना बढ़ाया। दूसरी बात, अगर फील्ड में किसानों के लिए विकास की बात करूं, 1 दर्जन से ज्यादा बिजली घर हमारे गंगोह विधानसभा में देने का काम करा, बहुजन समाज पार्टी की देन है। जब हम बिजली के लिए तरसते थे, 2-2 घंटे बिजली आती थी, तो माननीय बहन जी ने और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 12 बिजली घर गंगोह विधानसभा में दिए, और इतना बड़ा एक सौगात किसानों से दी ताकि वो अपनी फसल पैदा करके बेचने का काम कर सके। इसलिए हमने जो डेवलपमेंट किसानों के लिए उन्होंने किया, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम बहुजन समाज पार्टी में गए। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि बहन जी ने गन्ना मूल्य में वृद्धि की, बड़ी वृद्धि उन्होंने की, उन्होंने डबल गन्ने का भाव किया था, 125 से 250 के आसपास उन्होंने किया था। इसके अलावा आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टियों की नीतियां किसान हित की है, लेकिन अगर इस तरह की नीतियां थी तो 202 विधायक एक समय थे, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 200 प्लस विधायक उनके थे, उसके बाद 58 पर आई और अब मात्र 1 विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का है। तो किस तरह का, क्या किसानों में वो संदेश मायावती देने में सफल नहीं रही पाई? देखिए, कई सारी वजह रही, क्योंकि जो पॉलिटिक्स पार्टी हमेशा जमीन से खड़ी होगी उसमें कई सारे बेनिफिट भी आएंगे और कई सारी कमियां भी रही होंगी। अब चूंकि अगर आप अनेक पार्टियों ने देखे हैं, स्टेट वाइज पार्टियों ने देखे हैं, तो जो SC ST OBC की पार्टियां हैं लगातार उनमें विघटन किया गया, चूंकि जो ब्राह्मणों की पार्टियां उनमें तोड़फोड़ नहीं हुई, जो SC ST OBC की पार्टियां वे तमाम पार्टियां खत्म कर दी गई। आप बात करें RLD की, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी है, सबसे मजबूत आदमी है, ऐसी बात नहीं, पश्चिम में उनका नाम है, तो उनकी पार्टी भी धराशायी कर दी गई। और एक चुनाव मुझे ऐसा देखा लोकसभा का कि चौधरी अजीत सिंह जी और जो उनके बेटे हैं जयंत चौधरी जी, वे दोनों लोकसभा चुनाव हारे, ना उनके पास में कोई मेंबर पार्लियामेंट था, खुद बाप बेटा चुनाव हारे, ना उनके पास कोई विधायक था, उन्हें फिर वापसी करी। तो ये पॉलिटिक्स ऐसा चलता रहता है कि कई बार हम जीरो पे होते हैं, कई बार हम आसमान में होते हैं। 2027 का चुनाव में आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी फिर वापस आएगी और दोबारा सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 2026 के पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, पूर्व के चुनाव में आपकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन खासकर जिला पंचायत चुनाव में किया था। इस बार चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो उनसे किस तरह की चुनौती बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रही है? देखो, लोकतंत्र ने सभी से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। अब आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया उसे भी अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, संगठन चलाने का अधिकार है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो किसी भी तरीके से कैडर बेस नहीं है, उसके पास कैडर बेस लोग नहीं है। ठीक है, अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे कार्यकर्ता होंगे, लेकिन कैडर बेस नहीं है, क्योंकि कैडर के लिए हमने पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। अगर कैडर की बात करें, साहब काशीराम रहे, बहन जी रहे, उन्हें पूरी जिंदगी कैडर बेस ऑर्गेनाइज बनाने में लगा दी, और उस कैडर बेस ऑर्गेनाइज का रिजल्ट भी आ कि 4-4 बार CM बने। अब आपने किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण CM बनने लायक है, CM बनने लायक फेस है, या उसकी इतनी अच्छी पकड़ है कि वो CM बन जाएगा? एक क्षेत्र में सांसद बनना CM बनने का एक प्रोफार्मा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बैकअप किया था, पहली बार उसके 1 दर्जन से ज्यादा विधायक थे, दूसरी बार कई सारे MP थे, और ऐसे ही पकड़बंदी बनती, एक दिन 202 क्रॉस करके उन लोगों ने अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो इस फेस में और उस फेस में जितना फर्क है वो मैं मानता हूँ जमीन आसमान का फर्क है, और उस तक पहुंचने के लिए मेरी शुभकामनाएं भाई चंद्रशेखर जी के साथ में है, वो भी प्रोग्रेस करे, इस स्टेट का CM बने, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो अभी इस लायक नहीं है। और उस संगठन में मुझे लगता है कि सहारनपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में उनकी कोई पकड़ मुझे लगता है नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल मेरा आपसे आखिरी, वार्ड नंबर 21 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह का जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको मिल रहा है? देखो, मैं बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बधाई देना चाहता हूं माननीय जगपाल सिंह जी जो जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी हैं, भाई नरेंद्र ओरली जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने
मुझे समर्थन दे करके मेरा प्रचार करने का काम करा। वो निश्चित रूप से फील्ड में है, मेरे साथ है। और इसका जो बेस समीकरण है मोस्टली 21 नंबर एक मुस्लिम गुज्जर बावले सीट है, लेकिन हमारे कई सारे मुस्लिम भाई कैंडिडेट होने की वजह से उनके वोटों का बिखराव हो जाए और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेकर कहीं ना कहीं जीतने का काम करे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से अगर मजबूत कैंडिडेट आ जाए तो जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, वो लोग भी बहुजन समाज पार्टी पे ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी से कमजोर कैंडिडेट है तो वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ना कि मुस्लिम गुजरों पे ट्रांसफर होंगे। क्योंकि वो जो एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक या तो बीएसपी पे ट्रांसफर होगा या बीजेपी पे ट्रांसफर होगा, वो किसी भी सूरत हाल में मुसलमान कैंडिडेट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होता। तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आवेंगे। और चूंकि मेरा जातीय समीकरण इतना जबरदस्त है कि मैं बिल्कुल कन्फर्म हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 21 नंबर से निश्चित रूप से जीतने का काम करेगी। आप आश्वस्त हैं? क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या समस्या प्रमुख सामने आ रही है? देखो, समस्या यही है कि हर आदमी भारतीय जनता पार्टी के आतंक से त्रस्त है, चाहे वो किसान रहे, चाहे वो मजदूर रहे, चाहे वो ओबीसी समाज रहा, चाहे वो एससी समाज रहा, चाहे युवा वर्ग रहा, चाहे बुजुर्ग रहे, उनके अंदर बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं रोष है। हर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का विरोध में है। कुछ फ्रेश फेस भी हैं, जो अच्छे चेहरे हैं, जो अपने दम पे, अपनी काबिलियत पे इस चीज में कामयाब करने में रह रहे, समानता कायम करने में रह रहे, लेकिन विरोध उनका भी है। जैसा मैं फील्ड में गया, लगभग मैं अभी 18 गांव में घूम कर आया, कुछ गांव अभी शेष रह रहे हैं मेरे से, 4-5 गांव। तो मुझे ऐसा दिखा कि लोग बाग इस चाह में है कि कोई ऐसा फेस मेरे सामने आवे जिसे हम भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ के उनके ट्रांसफर होने का काम करें। और यही काम बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे प्रदेश में करेंगे। अच्छा, वार्ड नंबर 21 की आप बात कर रहे हैं, जीत का दावा आप कर रहे हैं। किसान नेता से बसपा का नेता, किसान नेता से बहुजन समाज पार्टी के नेता बनने के बाद मांगेराम चौधरी जी में क्या अंतर आया है? देखो, अंतर कुछ नहीं आया। हम एक सामान्य किसान परिवार से आने वाले लोग हैं। हमारा इतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है, ना ही हमारा पॉलिटिकल फैमिली है। हमारे परिवार से राजनीति शुरू नहीं होती है। हम तो जीरो से खड़े होने वाले लोग हैं और हमारा लगाव पहले से किसानों मजदूरों से रहा है। मैं किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी में जाऊं, मेरे लिए किसान मजदूरी प्राथमिकता है। और ये बहुजन समाज पार्टी हमारे लोगों की पार्टी है, किसान मजदूरों की हितैषी पार्टी है। इसलिए हमारा किसान संगठनों का बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा तालमेल रहा है और रहेगा। भले ही मैं किसान नेता भी रहूं तो भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही काम करने का काम करूंगा। जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखो, वो तो जनता जनार्दन होती है, वो किससे आशीर्वाद देंगे, किस तरीके से जनता रुख करेगी, ये तो चुनावी कैंपेनिंग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमारा जो परिवार है, चाहे वो मुस्लिम गुज्जर हैं या जो भी समाज है, ओबीसी समाज हमारे साथ में है निश्चित रूप से, और वही बड़ा वोट बैंक है, वही हमें जिताने का काम करेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। ओबीसी और दलित की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करें, उन्हीं वोटरों की आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आप जिक्र कर रहे हैं पीडीए का। जी। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक। हाँ, वो जोड़ करके उन्हें सब बना। लेकिन हम तो किसान हैं, मजदूर हैं। हमारे पास पीडीए नहीं, डीएपी काम करता है। आपने सुना होगा, किसानों के लिए डीएपी काम करता है। अगर पीडीए बनाने का काम पी की बजाय डी वाले लोग करेंगे तो मेरा मानना है कि वो ज्यादा मजबूत होगा। अगर पी वाले पीडीए बनाओगे, आपने ड्राइवर सीट पे तो पी बैठा दिया, तो पहले ही ड्राइवर सीट पे हम संख्या में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर डी वाले डीएपी बनावे तो डीएपी खेत में भी काम करेगा, डीएपी सोशल जस्टिस में भी काम करेगा। वो पीडीए की बजाय डीएपी का अगर निर्माण हो, यानी दलित लोग
दलित नेतृत्व करे, आपका मानना है कि दलित नेतृत्व करे। हाँ, वो पिछड़ों से सम्मान ही मिलेगा। क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी की अगर मैं सत्ता की बात करूं तो सत्ता समीकरण इतना जबरदस्त था कि ओबीसी के पास में सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, बड़े बड़े मिनिस्ट्री ओबीसी के पास में थे। आज की सरकार की अगर हम तुलना करें, क्योंकि हम और आप दोनों गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, 6 विधायक हमारे अभी सत्ता में है। तो अगर मैं सवाल करूं कि कितने कैबिनेट मंत्री हमारे पास में है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गुर्जरों के पास कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं है। और पवार साहब, इससे बड़ी शर्म की और बात मेरे लिए नहीं है। मैं नहीं इस विषय में बोल सकता कि कितना बुरा जलील गुर्जर समाज इस सरकार में हुआ है और वोट दे करके जलील हुआ है। तो इस वजह से हम इतने हाथ हैं, हमें बसपा ज्वाइन करनी पड़ी। और निश्चित रूप से इस बार इस निकम्मी सरकार को हम इस स्टेट से नहीं, इस देश से निकालने का काम करेंगे, ताकि ओबीसी समाज को पुनः प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, पुनः हमारे लोगों के पास कैबिनेट मिनिस्ट्री हो और पुनः हम लोग सत्ता में जाएं। मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि डी ड्राइवर सीट पर होना चाहिए, लेकिन मांगेराम जी, हम भी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, डी जब ड्राइवर सीट पर था तो पी, ए और ए पर के द्वारा बताया गया हमें भी कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया और बड़ी संख्या में लोगों पर, निर्दोष लोगों पर SC/ST एक्ट लगे, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए उनका कहना यह है कि इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से पिछड़ा और अल्पसंख्यक ने दूरी बनाई है। देखो, ये जो हमारे कम सोच के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस जाड़ में फंस जाते हैं जो मनोवादी लोग एजेंडा चलाते हैं। अगर SC/ST एक्ट की मैं बात करूं, ये एट्रोसिटी एक्ट किसी भी राज्य सरकार ने एक्ट बनाने का अधिकार नहीं है। ये जो एक्ट तैयार होगा पार्लियामेंट में तैयार होगा और पार्लियामेंट में तैयार होकर के ये स्टेट पे लागू किया जाएगा। लागू करना स्टेट का काम हो सकता है, लेकिन कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। अगर ये कानून, मैं कानून बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कानून का दुरुपयोग हुआ है बीएसपी सरकार में, ऐसा लोगों का कहना है। हाँ, मैं बता रहा हूं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एजेंडा चला जाता है। अब अगर मैं बात करूं आज के परिप्रेक्ष्य की, चलो SC/ST मामला हो सकता है उसका कुछ लोगों के हिसाब से दुरुपयोग हुआ हो, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज गुजरों के गांव छीनने जा रहे हैं। SC/ST एक्ट इतनी बड़ी चीज नहीं है जो लोग जेल में जाएगा, जमात मिलकर बाहर आ जाएगा। आज जमीनें छीननी जा रही हैं, गांव के गांव छीनने जा रहे हैं, मकान के मकान छीनने जा रहे हैं, लोग घरों से बाहर किए जा रहे हैं, लोगों के रोजगार छीनने जा रहे हैं। EWS कोटा लगा करके OBC नंगा कर दिया, उसका रिप्रेजेंटेशन छीन लिएगा। मैं मानता हूं कि ये जहर है। ये जो मामला इस देश में डेवलप कियागा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके OBC फंसाएगा। क्या आज OBC इस कैटेगरी से बाहर है? क्या आज OBC के पास खोने के लिए कुछ बचा है? क्या आज OBC इतना सक्षम है कि उसकी जेब कोई काट लेगा? एक नंगे आदमी का क्या छीन लेगा कोई? मेरा कहने का मतलब यह है कि हम मजबूती से इस ओर चलें ताकि ये सरकार निकाल कर दूसरी सरकार डेवलप करी जाए और हम लोग इतने मजबूत हो, फिर से गन्ने का रेट 40-40 रुपए क्विंटल बढ़ाए और फिर से हम आत्मनिर्भर बने। सिर्फ 2000 रुपए कुछ किसानों से दे करके एक साल में हम सक्षम नहीं होंगे। 2000 रुपए दिए। आज अगर आप किसानों की बात करें तो पहले किसानों का 4% ब्याज जमा होकर का जो क्रेडिट कार्ड की स्कीम थी 3% वापस मिलता था, वो खत्म कर दिया। अब 2% मिला, 1.5 मिला, वो 3% की बजाय आधा कर दिया। इन लोगों से 500 रुपये महीना दिए और 1000 रुपये महीना इनसे छीनने का काम हो रहा। ये लोगों की बुद्धि पर कपड़ा बांधने के सिवाय और कुछ नहीं है। ना तो SC/ST एक्ट का कोई दुरुपयोग हुआ, ये काम कम हुआ, ड्रामा ज्यादा इन लोगों ने किया। ये निश्चित रूप से चाहते हैं कि SC OBC समाज एक जगह ना हो, ये लोग एक जगह मिलकर ना बैठे। सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर गया तो ये हुआ कि गुज्जर शब्द पर कालिक पोती गई, OBC का रिप्रेजेंटेशन खत्म किया गया, किसानों से जमीन छीनी जा रही। जिस स्टेट में चुनाव हो रहा उसी स्टेट में अडानी से जमीन बेच के ये लोग चुनाव लड़ने का काम कर रहे, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा, ये मेरा कहना है।
तो वार्ड नंबर 21 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार और किसान नेता चौधरी मांगेराम गुर्जर जी को आपने सुना। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ।